इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। खैर, गाने छोड़ते हैं और सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहली बात जो आपको किराएदार को नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी आपने किराएदार को दी है किराए पे, अगर उसके अंदर कोई फैमिली डिस्प्यूट है आपका, या उसका कोई ओनरशिप का डिस्प्यूट है कि इसका मालिक कौन है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या किसी भी तरह का मालिकाना हक के बारे में आपका आपस में परिवार में या किसी अन्य व्यक्ति से परिवार के बाहर भी कोई झगड़ा है, कोई लिटिगेशन है, या कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट केस नहीं भी चल रहा है, डिस्प्यूट है, तो इस प्रकार की सूचना, इस प्रकार की जानकारी किराएदार को नहीं देनी चाहिए। बात करते हुए ना लिखित में देनी चाहिए, ना ही वर्बली मौखिक रूप से बतानी चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी है उसका किराया आप ले रहे हैं और उसकी ओनरशिप डिस्प्यूटेड है, ऐसी जानकारी अगर टेनेंट को लगेगी, किराएदार को पता चलेगा कि भाई इसका मालिक ये नहीं कोई और है, या कोई और हो सकता है, या ये भी है और कोई और भी है, तो अगर उसकी नीयत खराब हुई तो कल को मैटर अगर आपका किराएदार के साथ झगड़े का कोर्ट में गया या ऐसी नौबत आई तो वो कोर्ट में ये प्ली ले सकता है, ये दलील दे सकता है कि जनाब ये तो इस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, ये किस हैसियत से मुझे कह रहा है कि किराया दो, और ये किस हैसियत से मुझे कह रहा है कि खाली करो। क्योंकि ये सूचना आपने गुड फेथ में विश्वास करके बातचीत में उसे दोस्त मानते हुए, अपना हमदर्द मानते हुए, आपका सहायक मानते हुए आपने ही उसे दी थी। तो इस प्रकार की बातों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड, मालिकाना हक से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, ज्वाइंट ओनरशिप है, तो अगर कोई विवाद नहीं है, फिर ज्वाइंट ओनरशिप है, आपके और आपके पिता के नाम पे प्रॉपर्टी आपने लिख दिया, मेरे और मेरे पिता के नाम पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी, आधा आधा किराया दे दे, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्यूट है और प्रॉपर्टी रेंट पे है तो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पे जो झगड़ा है उसकी भनक मेरे भाई, मेरे दोस्त, किराएदार को मत लगने दो। वो इस सूचना को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात जो आपको छुपा लेनी चाहिए अपने किराएदार से वो ये है कि अगर आपका एज ए मकान मालिक कोई प्लान है इस प्रॉपर्टी को निकट भविष्य में बेचने का, गिफ्ट करने का, या तोड़ के दोबारा से रीडेवलपमेंट करने का, फिर से बनाने का, इत्यादि इत्यादि, तो आप इस तरह के जो आपकी योजनाएं हैं उसका जिक्र किराएदार को मत करिए, उसे ये सब बातें मत बताइए। होगा ये कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने निकलेंगे, किराएदार को पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं किसी और को, तो अगर उसकी नीयत खराब हुई तो वो प्रॉपर्टी को खाली करने में आनाकानी करेगा। और अगर वो प्रॉपर्टी को खाली करने में आनाकानी करेगा या खाली करने से मना करेगा, डिले करेगा, तो जो आपका खरीदार है अगर वो इस बात पे अड़ गया कि भाई ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में तभी करवाऊंगा जब आप किराएदार से मकान खाली करा लेंगे, तो वो खाली करेगा नहीं फिर आसानी से, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर मैं खाली करूंगा तो ये प्रॉपर्टी को बेच देगा, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। और खरीदार भी अगर प्रॉपर्टी को देखने आएगा, आपके बिना जाएगा वहां पे, तो प्रॉपर्टी के बारे में उल्टा सीधा उसे बोलेगा कि ये बेकार है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मतलब वो भगा देगा आपके खरीदार को। तो अगर इसी तरह उसे पता चलता है कि आप इस मकान को या दुकान को तोड़ के दोबारा कुछ बनाना चाह रहे हैं, फिर भी वो, अगर उसकी नीयत खराब है, बार बार कह रहा हूँ नीयत खराब है, नीयत खराब है, क्योंकि किराएदार कई अच्छे भी होते हैं, पर हम उन बुरी आत्माओं से बचने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी प्रॉपर्टी पे कुदृष्टि रखते हैं, जिसके लिए हम बजर बट्टू लगा के रखते हैं, वो काला और नींबू और हरी मिर्च वाला, उसकी बातें कर रहा हूँ। तो रीडेवलपमेंट प्लान भी अगर कोई आपका है तो उसमें भी वो कोई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है कि जनाब ये इसको तोड़ने वाले हैं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ या मैं तो यहाँ रहता हूँ, इसको रोका जाए, और जो इन्होंने रीडेवलपमेंट करने की योजना बना रहे हैं इसका इन्होंने नगर निगम से कोई नक्शा पास नहीं कराया है, ये सब गैर कानूनी है, इसे तोड़ना, बनाना वगैरह वगैरह वगैरह।
तो आप ऐसे झमेलों में पड़ जाओगे कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो वो बिकने नहीं देगा, दोबारा बनाना चाहते हो तो दोबारा बनने नहीं देगा। तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं भाई साहब, उसे गुप्त रखो, अपने हृदय में संजो के रखो, चुपचाप रखो, मन की बात मन में रखो। हंसी मजाक में चाय पीते हुए किराएदार को अपने महान योजनाओं के बारे में जिक्र करने की आवश्यकता है नहीं। दोस्तों, तीसरी बात जो आपको किराएदार से छुपा लेनी चाहिए, उसे नहीं बतानी चाहिए, वो ये है कि जो आपका अनुभव पिछले खराब किराएदारों के साथ रहा है वो उसे मत बताइए। कई बार हम ऐसे कहते हैं सामने वाले से इंप्रेस होके कि भाई साहब आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, एक बार मैंने ये फ्लैट उस आदमी को किराए पे दे दिया था, मुझे खाली कराना मुश्किल हो गया, मैंने वकील के नोटिस भी भेजे, साला रिप्लाई ही नहीं करता था कुछ नोटिस का, मैं कोर्ट में गया तो जितनी भी न्याय व्यवस्था है वो बेकार है, कोर्ट कुछ नहीं करती, मैं 5 साल कोर्ट कचहरी के धक्के खाता रहा, सिर्फ तारीख मिलती रही, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई साहब, बड़ी मुश्किल से पंचायत करी, हाथ पैर जोड़े, उसका किराया वापस करा, तब जाके भाई साहब मकान खाली हुआ। भगवान बचाए ऐसे बेकार लोगों से, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। अब देखो, आपने तो बोल दिया क्योंकि वो है सज्जन व्यक्ति, लेकिन सज्जन कब दुर्जन हो जाए हमें क्या पता, हम भविष्य वक्ता थोड़ी हैं। दुनिया देखी है मैंने, आपने भी देखी होगी, सज्जन को दुर्जन बनने में कितनी देर लगती है। सज्जय की जगह दुई तो लगाना है, हो गया दुर्जन। अगर उसे ये पता चलेगा कि भाई साहब आप कोर्ट कचहरी से डरते हो और आपका न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है और लीगल नोटिस आप भिजवाओगे तो उससे किराएदार को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कल को जब ये आपका डिफॉल्ट करेगा, आपका रेंट नहीं देगा, आपकी मकान दुकान को खाली नहीं करेगा, फिर आप जब इसके हाथ पैर जोड़ दोगे, ये नहीं मानेगा, फिर आप वकील के पास जाओगे, लीगल नोटिस भिजवाओगे, तो इसके दिमाग में वो बात रजिस्टर्ड रहेगी कि इसने बताया था कि लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता था तो कुछ नहीं बिगड़ा, फिर ये कोर्ट में गया था तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोर्ट में इसी के पैसे खराब हुए, इसी को धक्के खाने पड़े, इसी को तारीखें मिली और कुछ नहीं हुआ, और फिर इसने किराएदार के हाथ पैर जोड़े और फिर उसका किराया आधा या पूरा वापस करा, तब जाके मकान खाली हुआ था। तो आपने भाई साहब उसको पहले ही एक रास्ता बता दिया है कि भाई मैं तो डरता हूं कोर्ट कचहरी जाने से, तो इससे वो डिफॉल्ट करने में बोल्ड हो सकता है, उसकी हिम्मत बढ़ सकती है, वो दुस्साहसी हो सकता है, और कल को जब मैटर लिटिगेशन में या कोर्ट में जाएगा तो उसे पता होगा भाई इसके बस की बात है नहीं कोर्ट में केस लड़ना। तो आप अपने वीक पॉइंट क्यों किराएदार को बता रहे हो? जरूरी है मन में, मतलब पेट में कुछ गड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, बीवी को बता लो, दोस्त को बता लो, मुझे बता लो, किसी और को बता लो, जरूरी है किराएदार को बताने इस प्रकार के किस्से। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये है जो आपको किराएदार से छुपा लेना चाहिए एक मकान मालिक होने के नाते, कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि मैंने जो रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या जो कुछ भी किराया नामा बनाया है उसमें कुछ शर्तें जो जरूरी थी वो लिखनी रह गई है, या कोई शर्त गलत लिखी गई है, या कोई लूप होल रह गया है, या कोई सीरियस एरर हो गई है, और अगर मैं इसकी नॉलेज में ये बात डाल लूँगा कि भाई साहब ये क्लोज लिखनी रह गई या ये लूप होल रह गया है हमारे एग्रीमेंट में, तो वो उसे ठीक करने के लिए तो तैयार होगा नहीं, ऐसा आपको अंदेशा है, टालता रहेगा, लेकिन उसे वो लूप होल पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि इस एग्रीमेंट में ये एक सीरियस मिस्टेक हो गई है। तो फिर ये जो जानकारी है कि उसे सीरियस मिस्टेक पता चल गई कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें ये लूप होल या एरर हो गई है, या किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे बता दिया कि भाई साहब नए किराए कानून आए हैं, मुझे पता चला है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे घूम रही हैं, किरायानामा रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपका और हमारा तो म्यूचुअल ट्रस्ट है, इसमें सरकार क्या करेगी और कौन रजिस्ट्रार ऑफिस के धक्के खाएगा, तो जरूरत क्या है, छोड़ो। अब ठीक है, आपने कानून पढ़ा, आपने वो कानून उसे बता दिया, अब उसे पता चल गया कि एग्रीमेंट कानून के मुताबिक नहीं है, कल को अगर आपका उसका डिस्प्यूट हो गया तो सबसे पहले वो कोर्ट में जो कानून आपने उसे बताया है ना, या जो लूप होल आपने बताया है, या जो एग्रीमेंट की गलती आपने उसे बताई है, सबसे पहले भाई साहब वो उसे ही बचाव के तौर पे निकालेगा वहां पे कि जनाब ये तो एग्रीमेंट ही गैर कानूनी है, तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, एज पर रेंट रूल जो इतनी तारीख के थे इसके हिसाब से तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए था, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मैं इसकी शर्तों से बाध्य नहीं हूँ। या उसके अंदर और कोई लूप होल था, रजिस्ट्रेशन तो चलो एक अलग मैटर हो गया,
तो वो उस मिसिंग क्लॉज का जो उसमें नहीं लिखी आपने या गलत लिख दी उसका फायदा उठाएगा। तो आपको बजाय ये करने के कि आप वो लूप होल उसे बता दो या वो कानून उसे बता दो, जब भी कोई नया एग्रीमेंट आप उसके साथ बनाएं बाद में, तो उस समय जो नया एग्रीमेंट बनाएं उसमें उन कमियों को दूर कर लें। दोस्तों, पांचवी बात जो आपको किराएदार से छुपानी चाहिए वो है अपनी आर्थिक स्थिति। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है, किराएदार को ये बात डिस्क्लोज करने की जरूरत है नहीं। अगर आप ये दिखाओगे जी मैं तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूं, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो वो बोलेगा इसे क्या फर्क पड़ रहा है, किराया थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो या थोड़ा बहुत देर दे दूंगा तो इसका कौन सा काम अटका जा रहा है, तो वो इस चीज़ का इस तरह से फ़ायदा उठाएगा। अगर आप उसे बताओगे भाई साहब मैं तो मर गया और मेरी तो आजीविका ही, मेरा तो जीवन ही आपके दिए हुए किराए पे डिपेंडेंट है, मैं तो रोटी ही तब खाता हूँ जब आपका किराया मिलता है, नहीं तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा, इसलिए मेरा भाई साहब किराया दे दो। अब आप तो गिड़गिड़ा दिए ये कह के कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा किराया दे दो, आप किराया दोगे तो घर चलेगा। लेकिन उससे ये दुनिया ना दया नहीं करती है। ये जो व्यक्ति मजबूर होता है, विवश होता है, उसकी विवशता का फायदा कैसे उठाएं ये सोचती है। तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई आप विवश हो तो मैं किराया बढ़ा दूं या टाइम पे दे दूं, वो ये सोचेगा ये फंसा हुआ है, ये विवश है, तो वो जानबूझ के किराया लेट करेगा। फिर आप और गिड़गिड़ाओगे तो वो बोलेगा भाई साहब इस महीने तो दिक्कत है, मैं अगले महीने पक्का दे दूंगा इतनी तारीख तक। आपने व्हाट्सएप पे लिख दिया ओके, कल को अगर कोर्ट में केस डिस्प्यूट हो गया, आप बोलोगे कि ये किराया लेट देता था, तो वो जवाब देगा जनाब किराया मैं लेट देता था लेकिन ये एक्सेप्ट करता था उस किराए को लेट पर भी, तो कानूनन रूप से माना जाएगा कि इसे लेट लेने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया था लेट भी। और अगर उसे ज्यादा ही समझ में आ गया कि आपको दूसरा किराएदार भी नहीं मिलना, या आप इस चीज से डर रहे हो एज ए मकान मालिक की मैं इसे निकालूंगा तो 3-4 महीने मेरा मकान दुकान खाली पड़ी रहेगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो इस चीज का फायदा लेगा और फिर आपसे बोलेगा भाई साहब मैं तो किराया बढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो खुद मरा पड़ा हूं। या घटा दो, बढ़ाने की बात तो दूर है, पहले 10,000 दे रहा था सर इसको घटा के 7,000 रुपए कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसे पता है आप विवश हो, आप मजबूर हो, आप फंसे हुए हो, आप इस किराए को दार को निकाल के दूसरा किराएदार लाने की जहमत नहीं लेना चाहते, या बीच में जो टाइम गैप आएगा वो लॉस आप इनकर नहीं करना चाहते, वो हानि आप उठाना नहीं चाहते। तो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है उसका बयान करना, उसका गुणगान करना या उसके लिए गिड़गिड़ाना किराएदार के सामने दोनों तरह से ही नुकसानदायक है। तो एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करके रखें, आपका एग्रीमेंट है, किराया है, टाइम पे आना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब फाइनली बस एक डिस्क्लेमर या वार्निंग या चेतावनी दे रहा हूं, वो ये है कि मैंने अगर कही है कि ये बातें छुपा लेनी चाहिए तो ये बात हर परिस्थिति में लागू नहीं होगी। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां अगर आपने बात छुपाई तो उसे या तो अनएथिकल माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा, या हो सकता है वो किसी कानून का उल्लंघन हो। तो जहां पर भी कानूनन रूप से आप बाध्य नहीं है बताने के लिए, आप किसी लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं, वहां डिस्क्लोज करने की, वहां बताने की जरूरत नहीं है। यथासंभव छुपा लें, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सामने वाले को कोई गलत बात बोलें या गुमराह करें या किसी कानून का उल्लंघन करें। एक रोमन लेखक हैं वेजिटियस, उन्होंने कहा था कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो ये बात आपको भी उनसे सीखनी चाहिए। तो आपको लिटिगेशन के लिए, कोर्ट केस के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोर्ट में चले जाएं, लेकिन अगर आप सामने वाले को ये दिखाएंगे कि मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता, मैं तो शांति चाहता हूं, तो भाई साहब शांति ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे शांति नहीं मिलेगी। शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तत्पर रहना होगा।